इंग्लैंड क्रिकेट टीम का 17 साल बाद दौरे पाकिस्तान। 3 टेस्ट मैचेस की तारीखी टेस्ट सीरीज का पहला मैच टॉस जीतकर इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त सऊद शकील, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद का टेस्ट डेब्यू। पिंडी जुलसा मैच तकसा। बरतानवी हाई कमिश्नर तारीखी टेस्ट मैच देखने के लिए रिक्शे में रवाना। क्रिश्चियन टर्नर की पंजाबी और उर्दू में दिलचस्प गुफ्तगू। अस्सलामु अलैकुम। इंग्लैंड और पाकिस्तान ने क्रिकेट की दुनिया में धूम मचा दी। T20 सीरीज का दिलचस्प मुकाबला रहा। T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी यादगार था। दोनों बार इंग्लैंड के क्रिकेटर बाजी ले गए। अब सबकी नजरें टेस्ट पर हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर। रावलपिंडी में पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट टेस्ट मैच का पहला रोज। सीपीओ रावलपिंडी की जेर निगरानी पुलिस के मौसर सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात। सिक्योरिटी पर 5000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार मामूर। रूट और स्टेडियम से मुल्हिका इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात। स्टेडियम के गिरदो नवाह में एलीट फोर्स और डॉल्फिन फोर्स का गश्त। क्रिकेट टीम्स, मैचेस और शायकीन की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। सीपीओ सईद शहजाद नतीम बुखारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। गंदम के मुल्की ज़खायर पर इत्मीनान का इजहार। काबीना का मुल्क को पोलियो से पाक करने के अज़्म का यादा। कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। पोलियो वर्कर्स और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को खिराज तहसीन। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की ज़ेर इस्तेमाल इमारत शफाफ तरीके से नीलाम करने की मंजूरी। तामीरी माशरे के लिए तालीम नागजीर है। दुनिया आगे बढ़ने की तकनीकी तालीम बना होगी। यूनिवर्सिटी दौरे हाजिर को देखते हुए नसाबी सरगर्मियों को फरोग दे। वफाकी वज़ीर सनतपाल का तबीब से खिताब। इलेक्शन से भागने वाले नहीं, हम भी साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके तकर्रुरियां रोकना चाहते थे। इनके नजदीक मुल्क के आइन और कानून की कोई अहमियत नहीं। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इमरान खान का मकसद मुल्क में मुनाफरत, इंतशार और अदम इस्तेहकाम है। हकीकी आज़ादी के नाम पर ड्रामे का जॉब सीन पूरी कौम ने देखा। इमरान न्याजी इक़्तिदार की हफ़िज़ के लिए कायदे आज़म के फरमुदात इस्तेमाल न करें। हुकूमत हर तरह की सियासी मुहिम जोई का डट कर मुकाबला करेगी। वज़ीर इत्तलाफ नईम औरंगज़ेब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 मुस्तकिल होने वाले जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने अपने अहदे का हल्फ उठाया। तकरीब में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के जजेस, वकला और सहाफ़ियों की शिरकत। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमद उबैद इब्राहिम सलीम अल-ज़ावी की इस्लामाबाद में मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख़याल। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रर जमशेद चीमा का मुतनाज़ा बयान। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने इज़हार वजूह का नोटिस जारी कर दिया। वजाहत भी तलब कर ली। इदारों के खिलाफ बयानबाजी हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के खिलाफ है। चौधरी परवेज़ इलाही। खैबर पख्तूनख्वा के जिला औरंगज़ेब में कोयले की कान में धमाका, 9 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आज़म और सदर ममलकत का वाक़े में जानी नुकसान पर शदीद रंज और अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत।
شمالی وزیرستان کے علاقے شوا میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، ایک دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھا، جھڑپ کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے حوالدار پارو شہید۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، گزشتہ ماہ نومبر میں 12 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے تلاشی اور محاصرے کی 190 کارروائیوں کے دوران 78 کشمیریوں کو گرفتار کیا۔ کشمیر میڈیا سروس۔ پاکستان سمیت آج دنیا بھر میں ایڈز سے بچاؤ اور آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد اس جان لیوا مرض اور اس سے بچاؤ کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں 4 کروڑ افراد HIV ایڈز سے متاثر ہیں۔ 15ویں عالمی اردو کانفرنس آج کراچی میں شروع ہو رہی ہے۔ کانفرنس 4 روز تک جاری رہے گی۔ دنیا بھر سے زبان، ادب اور ثقافت کے ماہرین کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ افغانستان کے شمالی شہر ایبک کے مدرسے میں دھماکہ، 19 افراد جاں بحق، 23 زخمی۔ کسی تنظیم نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ قطر اور جرمنی کے درمیان گیس کی فراہمی کا مطالبہ۔ قطر میں فیفا ورلڈ کپ گروپ ڈی سے آسٹریلیا نے ڈنمارک کو 1 گول سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ تیونس کی ٹیم دفاعی چیمپئن فرانس کو شکست دینے کے باوجود ناک آؤٹ مرحلے میں نہ پہنچ سکی۔ گروپ سی کے اہم میچ میں ارجنٹینا نے پولینڈ کو ہرا کر لاسٹ 16 بائی حاصل کی۔ میکسیکو نے سعودی عرب کو 2 گول سے کامیابی سمیٹی، دونوں ٹیم ناک آؤٹ مرحلے میں نہ پہنچ سکی۔ امریکی شہر نیو یارک میں کرسمس کی تیاریوں کا آغاز، وہیکل کرسمس ٹری روشن۔ مین ہیٹن میں کرسمس ٹری کو روشن کرنے کی تقریب میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک۔ 82 فٹ لمبے اور 14 ٹن وزنی کرسمس ٹری کو 50,000 رنگ برنگے برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ لاسٹ 16 میں شامل ہونے کی دوڑ جاری۔ گروپ ایف سے کروشیا کا مقابلہ بیلجیم جبکہ کینیڈا کا مراکز سے ہوگا۔ دونوں میچ رات 8 بجے کھیلے جائیں گے۔ ہفتے ٹیموں کی پری کوارٹر فائنل میں رسائی یقینی۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں، خبروں کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے۔
इंग्लैंड क्रिकेट टीम का 17 साल बाद दौरा पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस की तारीखी सीरीज का आगाज हो गया। पिंडी टेस्ट में इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। मेहमान टीम की जानिब से बेन डकेट और जैक किराले ने इनिंग्स का आगाज किया। दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया और खाने के वक्फे पर 176 रन की शराकतदारी कायम की। दोनों बैटर्स ने 19 सेंचुरियां स्कोर की। किराले 91 और डकेट 77 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। आज के मैच में कौमी टीम की जानिब से 4 क्रिकेटर्स सऊद शकील, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद ने टेस्ट डेब्यू किया। नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जाहिद महमूद, सरफराज अहमद ने सऊद शकील, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने मोहम्मद अली, जबकि कप्तान बाबर आजम ने हारिस रऊफ को टेस्ट कैप पहनाई। इंग्लिश टीम की तरफ से विल जैक्स और लियाम लिविंगस्टोन का टेस्ट डेब्यू है। मैच से पहले दोनों टीमों के कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रौनमाई की। पिंडी जुलसा मैच तकसा। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान तारीखी टेस्ट मैच देखने के लिए रिक्शे में रवाना हुए। टेस्ट मैच के मौके पर क्रिश्चियन टर्नर ने पंजाबी और उर्दू में दिलचस्प गुफ्तगू की। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लैंड और पाकिस्तान ने क्रिकेट की दुनिया में धूम मचा दी है। T20 सीरीज का दिलचस्प मुकाबला रहा और T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी यादगार रहा। दोनों बार इंग्लैंड क्रिकेटर्स बाजी ले गए। अब सब की नजरें हैं टेस्ट पर। कौन सी टीम है बेस्ट? पहली से 21 दिसंबर तक जीत उसी की होगी जो गरम जोशी देखेगा। लड़कों, जम के खेलना क्योंकि है जज्बा, जनून तो हिम्मत न हार। क्रिश्चियन कुठे जुलसो? राजा जी, पिंडी जुलसा मैच तकसा। चलो चलें। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तारीखी टेस्ट मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं। टिकटों के हुसूल के लिए फैंस की लंबी कतारें अभी भी लगी हुई हैं। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे नमूद मुस्लिम से। नमूद, बताइएगा जो ग्राउंड है उसके बाहर कितनी बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद हैं और जो टिकट लेने के लिए शायकीन हैं वो कितनी लंबी लाइनों में अभी तक लगे हुए हैं? सूरत हाल ये है कि जो पिंडी टेस्ट है उसकी बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। जो रावलपिंडी और उसके गिरदो नवा के जो लोग हमारे शायकीन क्रिकेट हैं, और हैरानगी की बात यह है कि इस वक्त पिंडी स्टेडियम तकरीबन भरा हुआ है, लेकिन उतनी ही तादाद में जो है वो इस वक्त बाहर लोग मौजूद हैं जो कि टिकट खरीदने के लिए अभी भी कतारों में लगे हैं। अभी इस वक्त पहला सेशन खत्म हो चुका है, लंच हो चुका है। अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के जो 27 ओवर में उन्होंने 174 रन बनाए हैं और ओपनर्स ने जिस तरीके से खेला है उसी को देखने के लिए इतनी बड़ी तादाद में जो लोग अभी मौजूद है। बाहर ऑनलाइन बैंड्स हैं जो कि टिकट इशू करती हैं, उनके इर्द गिर्द बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि इस तारीखी सीरीज का एक भी लम्हा वो ज़ाया ना करें, और क्योंकि जाहिर है कि एक 17 साल के बाद टीम का पाकिस्तान आना, फिर उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल और इंग्लैंड का एक अरसे के बाद यहाँ पे पहुँचना, तो इसके लिए ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि गिरदो नवा के जो इलाके हैं वहाँ से बड़ी तादाद में लोग आए हैं। और ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, वो भी अपने जो है तालीमी इदारों से यहाँ पहुँच चुके हैं। उनका भी जो लंच ब्रेक के बाद वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको टिकट मिल जाए और वो किसी तरह इस तारीखी सीरीज को देख पाएँ। जी बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम, आप हमें आगाह कर रहे थे। ग्राउंड के बाहर अभी भी लंबी कतारें लगी हुई हैं शायकीन क्रिकेट की। टिकटों के हुसूल के लिए शायकीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट मैच के हवाले से क्रिकेट शायकीन का जोश उरूज पर है। क्या जज्बात हैं उनके, आइए आपसे शेयर करते हैं। बहुत थैंकफुल है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कि वो पाकिस्तान आए, और इससे ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का फ़ायदा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्रिकेट बहाल हो रही है इतने अरसे बाद। अपनी कौम के लिए, अपनी क्रिकेट टीम के लिए बहुत दुआ गो हूँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको कामयाबियों से नवाजे। पाकिस्तान और इंग्लैंड जो टॉप की T20 की टॉप 2 टीम्स आपस में आमने सामने हैं और मैच अच्छा हो। मेरा फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है, मैं उनको देखने आया हूँ। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है और आज पता चल जाएगा पाकिस्तानी अवाम कितना प्यार करती है क्रिकेट से। मैं स्पेशली कश्मीर से आया हूँ और बहुत खुश हूँ। ये देखें, ब्रॉड को बहुत मिस कर रहा हूँ। ये जिमी आया लेकिन ब्रॉड नहीं आया। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, स्पेशली ऑफिस से आज छुट्टी लेके यहाँ पे आए हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।
شائقین کرکٹ کتنے پرجوش ہیں یہ آپ نے دیکھا. ابھی آپ کو بتائیں پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز کو کور کرنے کے لیے غیر ملکی صحافی بھی راولپنڈی میں موجود ہیں. غیر ملکی صحافی تاریخی سیریز پر کتنے پرجوش ہیں یہ بتا رہے ہیں پنڈی اسٹیڈیم میں موجود ہمارے نمائندے ذیشان قیوم. ذیشان بتائیے گا. پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز کو کور کرنے کے لیے نہ صرف مقامی بلکہ غیر ملکی میڈیا بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ راولپنڈی آیا ہوا ہے. میرے ساتھ اس وقت کچھ غیر ملکی صحافی موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. ہیلو, ویلکم ٹو پاکستان. Thanks very much for having us. Great to be here. This is your first time in Pakistan. How do you feel being here and how is the atmosphere you're feeling? Yeah, there's a huge, you can tell, you can sense the excitement here. I mean, we do a lot of tours around the world, but to see a press pack like that, you know, a huge amount of people there, huge excitement about this series. England's first return for 17 years. Tell me, who is your favorite cricketer in Pakistani team? Oh, probably Babar Azam. Babar Azam. How important this series for Pakistan as a contest of international and what impact it would have in the international arena as well? Well, I think if it goes successfully, and I'm sure it will show that Pakistan is open for business in terms of cricket, and teams can come here, enjoy the country, enjoy the conditions, and get a warm reception from the fans and from the cricket family in Pakistan. So yeah, I think it was an important series. I hope it's a close series. I was here for the T20 series in September. That went right down to the wire, and everybody got really excited during that series. So I hope it's just like that. جی بالکل, انٹرنیشنل صحافیوں کی گفتگو آپ نے سنی, وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. جس طرح سے ہمارے لوگ یہاں پر ایکسائٹیڈ ہیں اس سیریز کے لیے, اسی طرح غیر ملکی صحافی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پرجوش ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ بابر اعظم جو ہے وہ ان کے فیوریٹ کھلاڑی ہیں اور ان کو یہاں پر جو ہے اگلے چند دنوں میں بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. راولپنڈی ٹیسٹ میچ کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف اور بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. سی پی او راولپنڈی سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کی خود نگرانی کر رہے ہیں. مزید تفصیل جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے ارشاد قریشی سے. جی ارشاد, سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, راولپنڈی میں پاکستان برطانیہ کے درمیان ہونے والی ٹیسٹ سیریز کا آج پہلا روز ہے اور بڑی تعداد میں شائقین جو ہے راولپنڈی اسٹیڈیم پر روک کر ہیں, جبکہ دوسری جانب راولپنڈی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں. سی پی او راولپنڈی سید شہزاد بخاری کے مطابق کرکٹ اور کے ارد گرد اس کے تمام علاقوں کے علاوہ پورے راولپنڈی کے اندر 5000 سے زائد پولیس افسران اہلکار جو ہیں اس وقت ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں, جبکہ ٹریفک کو رواں رکھنے کے لیے جو ہے 432 اہلکار جو ہے ٹریفک پولیس کے وہ بھی تعینات کیے گئے ہیں. راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے جو ارد گرد جو بلند عمارتیں ہیں وہاں پر ماہر نشان آباز بھی جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں, اور راولپنڈی کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ کا جوش بھی ہے اور دوسری جانب سیکورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات ہیں. میٹرو بس جو ہے اس کو 3 اسٹیشن پر جو مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج اس تقریب میں مجھے دعوت دی. آپ خواتین و حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج اس پروگرام کو آپ نے رونق بخشی. مجھ سے قبل ڈی جی پوسٹل سروسز نے اپنے ادارے کے حوالے سے اور حکومت پاکستان کی پالیسیوں کے حوالے سے مختصراً آگاہ کیا. آج سے چند ماہ قبل جب ہمیں یہ ذمہ داریاں ملی, لوگوں کی عمومی طور پر ایک امید کی کرن ان کو نظر آئی کہ گزشتہ 4.25 سال پاکستان پر جنہوں نے تبدیلی کا نعرہ دے کر حکومت کا آغاز کیا, جہاں انہوں نے مختلف اداروں کی بھرپور تباہی اور بربادی کا آغاز کیا,
वहाँ पर पोस्टल सर्विसेज जो शायद बर सगीर का कदीम इदारा है, पाकिस्तान बनने के बाद चाहिए तो ये था कि जो इदारा पाकिस्तान में 6 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल आबादी पर हुकूमत की तरफ से उनको सहूलत के हवाले से कायम किया गया था, आज हमारे मुल्क की आबादी 22 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन ये इदारा आज भी जिसकी इब्तिदा जहां से हुई थी वहीं पर रुकी हुई है। मैंने कम्युनिकेशन सेक्रेटरी को और डीजी पोस्टल सर्विसेज को ये हिदायत दी हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मुल्क के तूल और अर्ज़ में फैले हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को इस नहज पर दोबारा मुरतब करें कि ये 22 करोड़ अफराद को सर्विसेज देने का बेड़ा उठाए और उनको उनके घरों की दहलीज पर वो सहूलतें फराहम करे जो इस रियासत में बसने वाली कौम का अपनी रियासत पर और हुकूमती इदारों पर हक बनता है। गुज़श्ता दौर में फेटफ के नाम पर मुल्क के इदारों को तबाही के दहाने पर खड़ा किया गया और हम अपोजिशन में थे। अपोजिशन में रहते हुए हमने आवाम के जज्बात का अलम बुलंद रखा। जमीयत उलमाए इस्लाम ने फेटफ की रिक्वायरमेंट को ज़ुबानी तस्लीम करने से इनकार किया और ये ऐलान किया कि जब तक हमें वो ड्राफ्ट नहीं दिखाया जाएगा जिस पर पाकिस्तान के अंदर इदारों की असर-ए-नौ उनके एक्ट में तरामीम कर रहे हैं या उनकी ख्वाहिश पर बैनुल-अक़वामी कानून साजी के नाम पर पाकिस्तानी इदारों को तबाही के दहाने पर खड़ा कर रहे हैं, हमने उस वक्त भी सेविंग बैंक्स की मुखालफत की थी कि इसको बंद नहीं होना चाहिए। ये पोस्टल सर्विसेज का वो शोबा है जो पोस्टल सर्विसेज को मुनाफा बख्श बनाता है, लेकिन उस वक्त भी हमारी नहीं सुनी गई और जब से हमने ये कलमदान संभाला है हमने इदारे के सरबराहान को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मुसलसल मुशावरत की, इजलासात किए। जो 6000 सेविंग बैंक के ऑफिसेज मुल्क में बंद किए गए थे उसके पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं और मैं ये हिदायत देता हूँ PMG मुल्तान को कि आइंदा आने वाले दिनों में एक पायलट प्रोजेक्ट मुल्तान में भी उसका आगाज़ किया जाए। इंशाअल्लाह सेविंग बैंक्स को दोबारा फ़ाल किया जाएगा, उससे पोस्टल सर्विसेज को मुनाफा बख्श बनाया जाएगा और मैं हर वो इक़दाम जो पोस्टल सर्विसेज के माहिरीन और उनकी तजावीज़ को कबूल करूँगा, हुकूमत की सतह पर उनकी वकालत करूँगा और इस इदारे को न सिर्फ मुनाफा बख्श भी बनाएंगे बल्कि दुनिया भर के अंदर पोस्टल सर्विसेज दीगर ममालिक में जिस नहज पर
तरक्की याफ्ता ममालिक में अपनी कौम की खिदमत कर रही है, पाकिस्तान के अंदर भी इंशाअल्लाह पोस्टल सर्विसेज को वो मकाम दिलाया जाएगा। आज चंद माह के बाद हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशानात की निशानदही की जाती है। मैं तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी अदम इस्तेहकाम वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन ये एतमाद भी इस कौम को देना चाहता हूँ। वफाकी वज़ीर मवासिलात मौलाना असद महमूद मुल्तान में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब हुकूमत संभाली तो आवाम को उम्मीद की किरण नजर आई। तब्दीली का नारा देकर इमरान खान ने हुकूमत का आगाज किया। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क के इदारों को तबाही के दहाने पर खड़ा किया गया। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने मुल्क में गंदम के मौजूदा ज़खायर पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में मुख्तलिफ उमूर ज़ेर ग़ौर आए। काबीना ने कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए मुल्क को पोलियो से पाक करने के अज़्म का अयादा किया। इसकी तफसील जानते हैं मोहम्मद नवीद अजहर से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास के आगाज़ में वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर कानून चौधरी आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से उनकी और काबीना अरकान की गुजारिश पर इस्तीफ़ा वापस लेने के फैसले का खैर मकदम किया और सरदार अयाज सादक की इस दौरान बतौर निगरान वज़ीर कानून एहसन तरीके से खिदमात की सरंजाम दही पर उनका शुक्रिया अदा किया। वफाकी काबीना ने बलोचिस्तान में पोलियो टीम के हमरा सिक्योरिटी वैन पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और वाक़े में शहीद होने वाले अफराद के लिए दुआए मग़फ़रत की। काबीना ने पोलियो वर्कर्स और उनके हमरा सिक्योरिटी एहलकारों की मुल्क से इस मूजी मर्ज के खात्मे के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और हुकूमत के पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के अज़्म को दोहराया। वफाकी काबीना को मुल्क में गंदम की तलब और रसद के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। काबीना को बताया गया कि रवां साल गंदम की मजमूई तलब का तखमीना तकरीबन 30.80 मिलियन मैट्रिक टन लगाया गया है, जिसमें 2 मिलियन मैट्रिक टन स्ट्रेटेजिक रिजर्व शामिल हैं। ये ज़खायर गुज़श्ता साल से 2% ज़ायद हैं। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार, वज़ारतों के सेक्रेटरीज और पास्को हुकाम की कोशिशों को सराहा, जिनकी बदौलत पाकिस्तान में रवां साल किसी किस्म का ग़िज़ाई बहरान पैदा नहीं हुआ। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ारत ख़ारजा की तरफ से वाशिंगटन DC में सफारत खाने के ज़ेर इस्तेमाल पुरानी इमारतों के हवाले से बैनुल वज़ारती कमेटी की सिफारिशात पेश की गईं। वफाकी काबीना ने वाशिंगटन में हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत स्ट्रीट 2201 पर वाक़ इमारत को शफाफ तरीके से बेचने की मंजूरी दी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने की इमारतों से एम्बेसी मौजूदा इमारत में मुंतकिल की गई थी। तब से ये दोनों इमारतें खस्ता हाली की वजह से खाली पड़ी रहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने ब्रीफिंग में बताया कि 2018 में अमरीकी हुकूमत की तरफ से इस इमारत की सफारती हैसियत को खत्म कर दिया गया था और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से $8,19,000 के टैक्स वाजबात की अदायगी की गई थी। 2019 से अब तक इस इमारत पर $13 लाख के टैक्स वाजबात की अदायगी बर वक्त फैसले न लेने की वजह से इकट्ठी होती गई और अगर इसमें मजीद देर की गई तो यह हर 3 माह में $1 लाख का मजीद टैक्स बढ़ता रहेगा। ये फैसला हुआ है कि काबीना से कि हम इसको जो भी ये ट्रांसपेरेंट तरीका फॉलो किया गया है और फॉरेन मिनिस्ट्री की ये समरी थी उसके ऊपर डेलिब्रेशन करके इस तमाम रिकॉर्ड को देखते हुए तमाम वो कवानीन जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, तमाम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जिनको ज़रूरी होता है देखना, तो ये फ़ैसला किया गया है कि हम इसको शफाफ अंदाज से इस पूरे प्रोसेस को मुकम्मल करने का अप्रूवल दिया गया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने लाहौर में सिविल इंजीनियरिंग और तामीरात के बारे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि दुनिया में आगे बढ़ने और तामीरी माशरे के क़याम के लिए तालीम का हुसूल नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो दौरे हाजिर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए निसाबी सरगर्मियों को फ़रोग़ दें। एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क को इस वक्त अप्लाइड रिसर्च की ज़रूरत है। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आज से 40 साल पुराने रिवायती मयार पर चल रही है। एक दौर था जब मुलाइशा के लिए हम रोल मॉडल थे। हमने अपने दौरे हुकूमत में सख्त और गैर मामूली फैसले किए। हमने तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह पॉलिसियाँ बनाई, लेकिन मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हम आगे नहीं बढ़ सके। वफाकी वजीर ने कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह बरामदात को बढ़ाना है। हमारी बरामद 200 अरब से ज़ायद थी जो आज 32 अरब पर आ गई हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इख्तलाफ राय रखें मगर नफरत से गुरेज करें। इख्तलाफ को नफरत में तब्दील किया जा रहा है जो नुकसानदेह है।
वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि इलेक्शन से भागने वाले नहीं, हम भी साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। मियां जावेद लतीफ ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान के नज़दीक मुल्क के आइन और कानून की कोई अहमियत नहीं। वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके तकर्रियाँ रोकना चाहते थे। हम चाहते हैं कि हर इदारा आइनी हुदूद में रहे। मियां जावेद लतीफ ने कहा कि हम जानते हैं इमरान खान को कहाँ कहाँ से फंडिंग हुई। पाकिस्तानी कौम मुस्तकबिल में इमरान खान का फितना और फसाद नहीं चाहती। मियां जावेद लतीफ ने मजीद कहा कि मुश्किलात के बावजूद हर सियासी जमात ने आइन और कानून की हुक्मरानी की बात की। हम तो इलेक्शन मांगने वालों में से हैं, इलेक्शन से भागने वाले तो नहीं हैं। मगर बात यह है कि आप 6-7 माह सूबाई दोनों सूबों की असेंबलियां इसलिए ना तोड़ो कि तुम दोनों सूबों के वसाइल इख्तियारात इस्तेमाल करके तुम एक तकर्री को रोकना चाहते थे, और आज दोनों सूबाई असेंबलियां तोड़ना इसलिए चाहते हो कि तुम्हारे पेंडिंग केस जो हैं, 4 साल के करतूत जो हैं, जो पाइपलाइन में मुकदमात हैं, वो फैसले हुए बगैर इलेक्शन हो जाएं। हमारे तो बेगुनाह होने के बावजूद साल हर साल गुजर गए, हमारी अपीलें पेंडिंग हैं, और इमरान खान के साल हर साल से गुनाहगार होने के बावजूद केस पेंडिंग है, उस पे फैसले नहीं हो रहे। अगर हमारी अपीलों के फैसले ना आए, इसके केस पेंडिंग रहें, तो उन इलेक्शनों को कोई इलेक्शन नहीं मानेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए कायदे आज़म के फरमान को मत इस्तेमाल करें। क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि इमरान खान आइनी इदारों को आइनी शिकन पे मजबूर करें? उन्होंने कहा कि इमरान खान का जहन जमहूरी नहीं, वो नाकाम, करप्ट और नाअहल शख्स है। हकीकी ढोंग मार से पीटीआई सरबराह का हकीकी चेहरा अवाम के सामने आ गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान अपने अल्फाज की कायदे-आज़म के आला फरामीन से मुताबिकत की कोशिश न करें। इमरान खान को तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग समेत तमाम बदउनवानियों का हिसाब देना पड़ेगा। कायदे आज़म का ये भी फरमान था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमरे में बंद करके उनको ताहयात एक्सटेंशन की ऑफ़र दें। क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि 3 कैरेट की अंगूठी नहीं लेनी और 5 कैरेट की अंगूठी लेनी है? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि फ़ॉरेन फंडिंग ज़कात के लिए पैसे आए हुए को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना है? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप DGFIA को बाथरूम में बंद कर दें वज़ीर आज़म हाउस के? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप NAP के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके और सियासी मुखालफिन को सजाए मौत की चक्कियों में डालें और उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाएं? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि तोशा खाना काबा की अक्स की घड़ी को आप बेच दें और आप तोशा खाना में डाके डालें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के खिलाफ पूरी एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन करें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि अगर आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो आप अपने स्पीकर से, अपने डिप्टी स्पीकर से, सदर पाकिस्तान से, गवर्नर से, तमाम आइनी ओहदों से आइन शिकनी करा के अपने इक़्तिदार को बचाने की कोशिश करें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप अफवाज पाकिस्तान या आप सिक्योरिटी एजेंसीज़ के सरबराह को न्यूट्रल कहें, जानवर कहें, क्योंकि वो आपके इक़्तिदार और सियासत में मदाखलत नहीं कर रहे? मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान मुल्क में अदम इस्तेहकाम और तकसीम चाहते हैं। वफाकी हुकूमत गिराने के लिए आने वाला अपनी सूबाई हुकूमतें गिराने का ऐलान करके चलता बना। उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी के नाम पर लगाए गए ड्रामे का ड्रॉप सीन पूरी कौम ने देखा। हकीकी आज़ादी का तो जो जनाजा निकला है वो सारी पाकिस्तान की आवाम जानती है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। अब ये मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। हमारा मकसद, मैंने उस दिन भी कहा था कि इस वक्त फ्लड विक्टिम्स रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन का फेज़ शुरू हो चुका है। मुल्क के अंदर जो इनकी डाली हुई तमाम इकनॉमिक जो माशी तबाही है उसको ठीक करना है। 4 साल का जो इनका अमाल नामा है वो कितना ख़तरनाक है इस मुल्क के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, खारजी ताल्लुकात के लिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप के हुकूक के हवाले से भी PTV स्पोर्ट्स के साथ नाइंसाफ़ी की गई। ये इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है PTV स्पोर्ट्स के साथ। जो फीफा है इसके ऊपर एक कंप्लीट इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है और 1 साल पहले तमाम मुल्कों के जो नेशनल ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो इसकी बिडिंग के प्रोसेस को
कंप्लीट करके बिड्स करके और ये राइट्स लेते हैं, जैसे आपको पता है कि बाकी स्पोर्ट्स के अंदर भी होता है। लेकिन क्योंकि ये और वो तमाम चीज़ें, तमाम जो वजूहात हैं जिनकी वजह से ये नहीं हुआ, जिस तरह ये 2 दिन में फ़ाइनल होता है उसके बाद यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको तमाम हक़ाइक़ से आगाह करूँगी। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि मुल्क में महंगाई की वजह गुज़श्ता 4 साल की बंद इंतज़ामी है। इमरानी दौर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर था। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर तरह की सियासी मुहिम जुई का डट कर मुकाबला करेगी। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 मुस्तकिल होने वाले जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी हुई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने तीनों जजेस से हलफ लिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। तकरीब में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के जजेस, वकला और सहाफ़ियों ने शिरकत की। जुडिशल कमीशन पार्लिमानी कमेटी के बाद सदर ममलकत ने जजेस की मुस्तकिल तैनाती की मंजूरी दी थी। सदर ममलकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने तीनों जजेस की मुस्तकिल तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमद उवैद इब्राहिम सलीमुल-ज़ावी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, हुकूमत ने आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए लाइट डीजल 7.5 रुपए और मिट्टी का तेल 10 रुपए फी लीटर सस्ता, जबकि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत को बरकरार रखने का फैसला किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइंदा 15 रोज़ के लिए मिट्टी के तेल की कीमत 10 रुपए कमी से 181 रुपए 83 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 7.5 रुपए कमी से 179 रुपए फी लीटर पर आ गई है। उन्होंने कहा कि टैक्स गुजारों की दरखास्त पर टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। डीजल की प्राइस 235 रुपये 30 पैसे नो चेंज बरकरार रहेगी। पेट्रोल की कीमत 224 रुपये 80 पैसे, कोई तब्दीली नहीं, बरकरार रहेगी। केरोसिन ऑयल की कीमत 10 रुपये की कमी के साथ 181 रुपये 83 पैसे हो जाएगी। इसी तरह लाइट डीजल 7.5 रुपये की कमी के साथ 179 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कीमतें होंगी। टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट 15 दिन की मजीद तौसी कर दी जाए, यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक उसमें तौसी की जा रही है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले 5 माह जुलाई ta नवंबर के दौरान 2,680 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 2,688 अरब रुपए के टैक्स जमा किए हैं, जो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 15.3% ज्यादा हैं। जबकि गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में 2,330 अरब रुपए के टैक्स जमा हुए थे। FBR ने रवा माली साल अब तक 135 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए हैं, जबकि पिछले माली साल के इसी अरसे में 124 अरब के रिफंड्स जारी किए गए थे। पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि सैलाब के बायस 15 मिलियन पाकिस्तानी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए। सैलाब से इंसानी जिंदगियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सैलाब मुतासिरीन को खुराक और शेल्टर फराहम कर रही हैं। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए मुनक़िदा तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में अमरीकी आवाम पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़ी है। 1952 से पाकिस्तान के साथ ज़राअत के शोबे में शराकत दारी है। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि ज़राअत, तहक़ीक़, यूनिवर्सिटी, फूड सेफ्टी, तवानाई, पानी के ज़ख़ायर की तामीर और दीगर शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहे हैं। ज़राअत, तवानाई और इक़्तिसादी तरक्की पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए अहम है। इदारों को मजबूत करना होगा ताकि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटा जा सके। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने और इक़्तिसादी तरक्की के लिए ताउन जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत पर यकीन रखती है। हमने हमेशा नफरत की बजाय उम्मीद की सियासत की है। कराची में यौम तासीस के जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासत में मुदाखलत ना करने का ऐलान हुआ तो सिलेक्टेड परेशान हो गया। इमरान खान का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जमहूरी क़ुव्वतें मिलकर मसाइल का हल करेंगी। तफसील जानते हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन से। सिलेक्टेड निकलता है तो मार्च नाकाम ही होना था और नाकाम ही रहा। डर गया बुज़दिल, डर गया, भाग गया पीछे। ये भागते हुए जैसे इसने असेंबली अदम एतवाद के वक्त भागा था ना, याद है आपको, वैसे ये पिंडी से भाग निकला।
और ये शोषा छोड़ा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर इस्तीफा देना चाहते हो तो दे दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क में जब भी कुर्बानियों और कामयाबियों की दास्तान लिखी जाएगी तो पीपल्स पार्टी का ही तस्करा होगा, जिसने अपने बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत जियालों की कुर्बानी तो दे दी, ताहम कभी भी जमहूरियत, मुल्क और अवाम के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने दी, जबकि अवाम को हुकूक दिलाने में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हमेशा आगे रही है। भुट्टो शहीद ने आम आदमी को मुआशी इंसाफ दिलवाया, बेजमीन हारियों को, बेजमीन किसानों को जमीन का मालिक बनाया, मजदूरों को, मेहनत कशों को, लेबरर्स को पहली दफा हुकूक दिया, यूनियन साजी का हक दिया, पेंशन दिलवाया, उनके बच्चों के लिए, मजदूरों के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज, ये सब भुट्टो शहीद के कारनामे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि माशी मैदान में भी अवाम की खिदमत करते आए हैं। थर के कोयले से अवाम की तकदीर बदलना, खारजा पॉलिसी में दोस्तों को मनाना और साथ लेकर चलना, सिंध भर में दिल के बेहतरीन अस्पतालों का क़याम, सूबे भर में एम्बुलेंस का निज़ाम, कराची समेत सिंध भर के तमाम अजला में पीपल्स बस सर्विस समेत किसान का ख्याल और आम आदमी के रोजगार के लिए सबसे ज्यादा काविशें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही की हैं। इससे कबल जलसे से खिताब करते हुए सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह, पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो, वक़ार मेहदी और दीगर रहनुमाओं ने 55वें यौम तासीस के हवाले से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो अवाम की खिदमत को सबसे बढ़कर मुकद्दम रखती है, जबकि आज़ाद कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी पर अपने एतमाद का इजहार किया है और अवाम की उम्मीदों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पूरा उतरेगी। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मुतनाज़ा बयान पर तर्जमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। मुसर्रत जमशेद चीमा को शोकॉज नोटिस इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान पर जारी किया गया है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने मुसर्रत जमशेद चीमा से मुतनाज़ा बयान पर वजाहत भी तलब कर ली है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि इदारों के खिलाफ बयानबाजी हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के खिलाफ है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर जॉर्ज सिंट ने मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड के साथ ताल्लुकात और समाजी माशी तरक्की में ताउन को कद्र की निगाह से देखता है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन के स्विट्ज़रलैंड के लिए वीज़ा प्रोसेस तेज़ करने से दो तरफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड ने जिस तरह सैलाब मुतासरीन की मदद की, उसके लिए पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत शुक्रगुजार हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक अदालत के रूबरू पेश हुए और अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई, जबकि अदालत ने वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफ़ीक की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के फाजिल जज के रुखसत होने पर के 22 समाअत बगैर कार्रवाई के 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला औरंगज़ई में कोयले की कान में धमाके के नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 ने कान से 4 जख्मी मजदूरों को भी निकाल लिया, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिलाई हुकाम के मुताबिक कान में धमाके के वक्त 13 मजदूर काम कर रहे थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाक़े पर शदीद रंज और अफसोस का इजहार करते हुए जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया है। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मी कारकुनों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत जारी की हैं। उधर कोयटा में बलेली के करीब बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक पर धमाके का मुकदमा सीटीडी थाना कोयटा में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा SHO एयरपोर्ट थाने की मदयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदादी दहशतगर्दी की दीगर दफात शामिल की गई हैं। गुज़श्ता रोज़ बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक पर धमाके में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 26 जख्मी हो गए थे। CTD के मुताबिक जाँ बहक अफराद में एक खानदान के 3 अफराद शामिल हैं।
شمالی وزیرستان کے علاقے شواہ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ ہلاک دہشت گرد سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھا۔ ISPR کے مطابق فورسز نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کیا۔ حوالدار پاروش نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تاحال جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال کی بات کریں تو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ نومبر میں 12 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے تحقیقاتی شعبے کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے 5 کشمیریوں کو قابض فوجیوں نے جعلی مقابلوں اور حراست کے دوران شہید کیا۔ اس عرصے کے دوران بھارتی پولیس اور پیراملٹری فورسز کے اہلکاروں نے مختلف علاقوں میں تلاشی اور محاصرے کی 190 کارروائیوں کے دوران 78 کشمیریوں کو گرفتار کیا، جن میں بیشتر نوجوان، کارکن، طلباء اور خواتین شامل تھیں۔ ان افراد کو کالے قوانین، پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA کے تحت گرفتار کیا گیا۔ UN ویمن اور سویڈن کے سفارت خانے نے اسلام آباد میں ایوارڈ کی تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب کا مقصد صنفی بنیاد پر خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے میں کردار ادا کرنے والوں کی خدمات کا اعتراف تھا۔ تقریب میں زندگی کے مختلف شعبوں میں خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے افراد کو ایوارڈز دیے گئے۔ سویڈن کے سفیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید خان نے کہا کہ حکومت نے سماجی شعبے میں خواتین اور لڑکیوں کو مرکزی دھارے میں لانے کے لیے ترقی پسند پالیسیاں مرتب کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے انسداد کے لیے قانون سازی کی گئی ہے۔ ناظرین، پاکستان سمیت آج دنیا بھر میں ایڈز سے بچاؤ اور آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد اس جان لیوا مرض اور اس سے بچاؤ کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا بھر میں 4 کروڑ سے زائد افراد HIV ایڈز سے متاثر ہیں۔ پاکستان میں ایڈز پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ نشہ کرنے والے افراد کا سرنجوں کا غلط استعمال ہے۔ ایڈز کا مرض ایک وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے جو انسانی مدافعاتی نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں کوئی بھی بیماری انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے تو مہلک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس جراثیم کو HIV کہتے ہیں اور یہ انسانی جسم کے مدافعاتی نظام کو ناکارہ بنانے والا وائرس بھی کہلاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق صرف احتیاط ہی کے ذریعے اس بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ایڈز کے عالمی دن پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بچوں اور کم عمر افراد میں HIV ایڈز کے بڑھتے واقعات انتہائی تشویشناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت صحت ایڈز سے لڑنے، اس مرض کی روک تھام اور علاج سے متعلق شعور اجاگر کرنے پر توجہ مرکوز کرے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آج ایڈز کے عالمی دن پر آئیے ہم سب اس مرض سے جڑے بدنما داغ کو ختم کرنے کا عہد کریں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ایڈز کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ صحت مند معاشرے کے قیام اور مضبوط پاکستان کی تعمیر کے لیے تمام شہریوں کو بلا امتیاز معیاری صحت کی خدمات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ اس مرض میں مبتلا افراد کو مکمل علاج کی فراہمی کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ اس مرض کے تدارک کے لیے تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہر سطح پر تعاون سمیت اس مرض سے متاثرہ افراد کا علاج بہترین انداز میں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن اس بیماری کو مکمل طور پر شکست دینے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے عزم کا اعادہ کریں اور قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے ابتدائی مرحلے میں اس کی تشخیص سے متعلق شعور اجاگر کریں۔ بلوچستان میں HIV ایڈز وائرس سے متاثرہ مریضوں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے، تاہم وہ معاشرتی دباؤ اور بدنامی کے خوف سے اپنی بیماری چھپاتے ہیں۔ کوئٹہ سے وقار احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ سال 2022 میں بلوچستان سے ایڈز کے 2016 کیسز رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ سال یہ تعداد 1745 تھی۔ بلوچستان میں انجیکشن کے ذریعے نشہ لینے والے افراد HIV وائرس کا شکار ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے بلوچستان اور بالخصوص کوئٹہ میں انجیکشن کے ذریعے نشہ لینے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ایڈز کے حوالے سے ہائی رسک اضلاع میں کوئٹہ، گوادر، تربت، یوب، شیرانی اور نصیر آباد شامل ہیں۔ ایڈز کنٹرول پروگرام کی جانب سے تمام سینٹروں میں ایڈز کے مریضوں کے لیے مفت علاج معالجہ کی سہولت میسر ہے۔ کوئٹہ، تربت، ڈیرہ مراد جمالی، ہب اور لورالائی میں بلوچستان ایڈز کنٹرول پروگرام مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں انجیکشن ڈرگ یوزرز بھی ایڈز کے کیسز کی بڑی وجہ ہیں۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔
السلام علیکم، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود جبکہ موسم سرد اور خشک رہے گا۔ گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا جبکہ گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں رات اور صبح کے اوقات میں موسم شدید سرد رہا۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقے دھند کے زیر اثر رہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -7، سکردو -6، گوپس -4، کلات اور زیارت میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس یہ چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ بہت شکریہ قدیر، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں، پاک بحریہ کے 2 جہازوں کی شمالی بحیرہ عرب میں کارروائی کے حوالے سے 2 مشکوک کشتیوں سے 5800 کلو گرام برآمد۔ بین الاقوامی منڈی میں مالیت کا تخمینہ تقریباً 8.6 ارب ہے۔ پکڑی گئی دونوں کشتیوں کو عملے سمیت مزید کارروائی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، ٹھٹھہ میں سردی شروع ہوتے ہی متاثرین کی بحالی کے بعد مختلف غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے راشن، گرم کپڑے اور دوسری ضروری اشیاء کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ گھوڑا باری میں 500 متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے مرزا حسن بیگ گھوڑا باری کے ایک گاؤں میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیل جانتے ہیں۔ جی حسن، بتائیے گا۔ بحالی کے بعد جو اس ٹائم سب سے بڑا سامنا ہے متاثرین جو ہے وہ سرد موسم کا۔ اس ٹائم سینکڑوں گاؤں کو کہتے ہیں کہ یہاں سے پانی نہیں نکالا گیا، سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں اور کافی تعداد میں لوگ ابھی تک ریلیف کیمپوں کے اندر موجود ہیں اور انتظامیہ ان کی مدد کرنے میں ابھی مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ ایسے موقع پہ ٹھٹہ، حیدرآباد اور دوسرے اضلاع کی غیر سرکاری تنظیموں نے ٹھٹہ کا رخ کیا ہے اور وہ بھرپور ان کی مدد کر رہی ہیں۔ اس وقت جو فوکس ہے وہ یو سی ڈومانی اور یو سی گلیل ہے، تو اس میں مختلف گاؤں ہیں، حاجی شہداد خشک، میر حسن خشک، رمضان ملا، اللہ ملا اور ٹانکا کلسٹر آف ولیج ہے، مین ٹانکا ہے، لیکن اس میں ہم نے جو ہے نا 10 سے 12 مختلف گاؤں ہیں جس میں کمیونٹیز تھی، ملا کمیونٹیز تھی، میمن کمیونٹی تھی، سرائی کمیونٹی تھی، ٹھیک ہے نا، شکاری کمیونٹی کے لوگ تھے، ان کو یہ ڈسٹریبیوشن ہوئی۔ 500 لوگوں کو راشن تقسیم کیا ہے کیونکہ ابھی تو سردی کی موسم بھی ہے اور انتظامیہ کی حوالے سے کوئی لوگوں کی خیال نہ رکھنے کے باوجود جو مختلف غیر سرکاری ادارے ہیں وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، مگر اب سردیاں آنے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ کاشف اقبال فاؤنڈیشن کی طرف سے گیلموری اور ڈومانی یونین کونسلوں میں 500 افراد میں راشن تقسیم کیا گیا ہے۔ راشن کے علاوہ گرم کپڑے بھی ہیں، ادویات بھی ہیں اور دوسرا ضروری سامان دیا گیا ہے۔ اس فاؤنڈیشن کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے ہمیں ان متاثرین کو ہماری شدید ضرورت ہے اور ہم ان کی مدد جب تک کریں گے جب یہ مکمل طور پر بحال نہ ہو جائیں گے۔ برصغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی پیشوا حضرت شاہ رکن الدین عالم کے 709ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات ملتان میں جاری ہیں۔ تقریبات کے دوسرے روز علماء مشائخ نے قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کر کے معاشرے میں امن، بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ کانفرنس میں ملک بھر سے علماء اور مریدین کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ اس موقع پر مریدین نے دربار عالیہ پر حاضری دیتے ہوئے فاتح خوانی کی اور ملک کی استحکام اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگیں۔ ناظرین، مری میں خشک سالی کے باعث لارنس کالج گھوڑا گلی سے ملحقہ جنگلات میں آتش زدگی درخت بری طرح متاثر ہوئے۔ سڑک نہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو کے اہلکاروں کو جائے وقوع پر پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم ریسکیو 1122 کے اہلکار پیدل آتش زدگی کے مقام پر پہنچے اور 1.5 گھنٹے بعد آگ پر قابو پایا۔ اور ناظرین، بین الاقوامی خبریں شامل کر آپ کو بتائیں کہ امریکی شہر نیو یارک میں دیوہیکل کرسمس ٹری روشن کر کے کرسمس کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا۔ مین ہیٹن کے راک فیلر سینٹر میں لاکھوں افراد کی موجودگی میں کرسمس ٹری کو روشن کرنے کی تقریب ہوئی۔ 82 فٹ لمبے اور 14 ٹن وزنی کرسمس ٹری کو 50,000 رنگ برنگے برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے۔ نیو قامت کرسمس ٹری کی جگمگاہٹ 7 جنوری تک جاری رہے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن کی جانب سے بھی وائٹ ہاؤس میں کرسمس ٹری روشن کرنے کی تقریب ہوئی۔ 28 فٹ لمبے کرسمس ٹری میں 13,000 برقی قمقموں کا استعمال کیا گیا ہے۔ تقریب میں حاضرین کی کثیر تعداد موجود تھی۔
एलन मस्क ने कहा है कि न्यूरालिंक की तरफ से तैयार करदा एक वायरलेस डिवाइस 6 माह में इंसानी तिब्बी आजमाइश शुरू करेगी। कंपनी ब्रेन चिप इंटरफेस तैयार कर रही है, जिसके बारे में उसका कहना है कि माजूर और ब्रेन हैमरेज का शिकार मरीजों को दोबारा हरकत और बातचीत करने के काबिल बना सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपने पहले इंसानी तजुर्बे के लिए तैयार रहने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। हम इंतहाई मोहतात रहते हुए इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि डिवाइस को इंसान में डालने से पहले ये अच्छी तरह से काम करे।